दोबारा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नई चीज़ें हैं आपके लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आवाज़ सही आ रही है, वीडियो सही चल रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, फिर आगे चलते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन से चैप्टर में। जैसे जैसे नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैथ की क्लास में, जो भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। जो भी आपके टॉपिक रहेंगे बिल्कुल उनके क्वेश्चन भी करेंगे और सबसे पहले उन टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है मैथ के, तीनों पार्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। स्टार्ट हम करेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस और कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि हमें नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले हम नंबर्स को जानेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना आगे कि कौन सा नंबर क्या है। अगर आगे मैं सीधा कहता हूँ कि ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है, ये वोल नंबर है, तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो चैप्टर आता है वो है फैक्टर्स, फिर आएगा आपका यूनिट डिजिट नंबर, फैक्टर्स गुणनखंड पढ़ेंगे हम, यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस शून्यांकों की संख्या, फिर हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी विभाजकता, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और अंत में नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे एपी जीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ये कंप्लीट कर लें। तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हम करेंगे कि क्या नंबर्स होते हैं, कैसे डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये नंबर सिस्टम आपका 15 से 20 क्लास में कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा भी पढ़ेंगे इसी के ठीक बाद में, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए और अलजेब्रा को आप समझ पाओ। फिर हम अर्थमेटिक पे चलेंगे, फिर हम एडवांस पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। मनीषा गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई, अगर आप पढ़ रहे थे कंटिन्यू तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस अफवाह में मत रहना एग्ज़ाम नहीं होंगे, कभी भी एग्ज़ाम हो आपको प्रिपेयर रहना है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर, किसी भी संख्या को, जो भी संख्याएं हैं उनको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे तो उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इमेजिनरी नंबर से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यानी आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें भी इमेजिनरी नंबर का यूज़ नहीं होता है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, रियल। तो रियल को हम फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक बनता है आपका इंटीजर और दूसरा बनता है आपका डेसिमल।
डिटेल में बता दूंगा, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो डेसिमल को फिर से हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीजर आपके होते हैं पूर्णांक, डेसिमल दशमलव वाली संख्याएं जो होती है उनको हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और वो कौन कौन सी है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये शांत है और ये अशांत है, जैसे आप कहते हो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को फिर से हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होती है? आवृत्त संख्याएं और ये अनावृत्ति संख्याएं होती हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हम पढ़ेंगे नेगेटिव। पहले हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक नेगेटिव और एक नॉन नेगेटिव। इंटीजर को ही आप 2 हिस्सों में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जी ये इवन होंगे कि ये ओड होंगे, और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो इसी इंटीजर में से आगे हम कौन से पार्ट पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे वॉल नंबर, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इरेशनल, रेशनल, प्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं, वो सब हम पढ़ेंगे। और नेचुरल नंबर्स को आगे हम 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर लेते हैं। वो आपका होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ तक हमारा, उसके बाद में भी परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर, फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर और प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर हमारा रहेगा लास्ट टॉपिक। वहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर से, और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें इनमें होती हैं। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। रियल क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट करके बता दो, फिर चलते हैं आगे। नंबर्स डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, रियल, इमेजिनरी। हिंदी में बात करें तो वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, अंतर क्या होगा? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको नंबर्स लाइन पे दर्शाया जा सकता है, यानी ये 0 है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी जिनको नंबर्स लाइन पर दर्शाया जा सके, वो कौन सी होंगी? आपकी रियल नंबर होंगे। यहाँ पर 1.1, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सी संख्याएं हैं ना, 1.1 1.2 1.15 1.14, तो वो सारी चीज, वो भी क्या है? वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से बच गए, काल्पनिक संख्याएं कौन सी बच गई? तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल क्या होंगे? आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहोगे कि जी -7 का रूट है,
ठीक है। रूट ऑफ 7 तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन -7 का रूट है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो -1 के रूट की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या कहते हैं कि जी हमने लिख लिया -1 का रूट है, इसको हम लिख देते हैं ये आयोटा है, ठीक है। -1 और उसका रूट करें तो उसको हमने क्या मान लिया? आयोटा मान लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √7 × -1 रूट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? √7 आयोटा, ठीक है। इसी तरह आप लिख रहे हो -11 और इसका रूट करना है तो आप लिखोगे 11 √11 -1 और इसका रूट, तो आप क्या लिख सकते हो? √11 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या है? जिनके साथ भी आयोटा लगा हुआ होगा वो क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर्स होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि हम माइनस का रूट जो है उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, वो क्या है? वही, उसी को हम आयोटा लिख रहे हैं, उसी को हम काल्पनिक संख्याएं लिख रहे हैं। तो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो दोनों को हमने देख लिया वो कौन कौन सी होंगी। उसके बाद में आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या ये कौन सी होगी? तो जब भी आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ मिला करके लिखते हो तो वो कौन सी होती है आपकी? वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी a + आयोटा b या फिर b आयोटा, कुछ भी लिख लो। a + आयोटा b आप लिखते हो तो ये क्या है आपका? ये कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, ये काल्पनिक संख्या है। तो जब भी आप रियल और इमेजिनरी को एक साथ प्लस माइनस में कैसे भी लिखते हो तो वो आपकी क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो आप कैसे लिख सकते हो? 3 + 4 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, कुछ भी लिखोगे ये क्या होंगी आपकी? ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जब भी आप रियल और इमेजिनरी को मिक्स करके कोई भी नंबर लिखते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हमें यहाँ तक ही पढ़ना था, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीडियो बाद में देखते हो तो बाद में भी कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी स्टार्ट करूँगा तो उसकी शुरुआत में वो आपका जो भी डाउट होगा क्लियर करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रियल की। भाई हिंदी में आपको साथ में बताता भी चलूँगा। वास्तविक संख्याएं, अब हमने ये कहा था कि जी जिनको नंबर्स लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं जिनको नंबर लाइन पे, वो क्या होंगी? वो हमारे रियल नंबर होंगे। तो उनको भी हमने दो फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम 1 2 3 इनफाइनाइट तक लिख रहे हैं, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जी 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जी ये थे रियल नंबर, और अब रियल नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। तो इंटीजर यानी पूर्णांक और डेसिमल यानी दशमलव, यानी हमने जो भी दशमलव वाले नंबर आएंगे नंबर्स लाइन पे उनको अलग, और जो भी आपके पूर्णांक आएंगे 1 2 3 4 5 6 ये हमने इंटीजर में अलग रख दिए, ठीक है। तो अब हमें ये इंटीजर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल क्या होंगे।
तो डेसिमल को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेसिमल आपको पता है कि जी 0.121725 0.125 कुछ भी लिखोगे, 0.76825679 कुछ भी लिखोगे, यानी ये क्या है आपका, ये डेसिमल है, तो ये आपके डेसिमल वाले नंबर हो जाएंगे। लेकिन इनको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। अब आपको इन नामों से ही पता चल रहा होगा, किसी टर्मिनेटिंग मतलब शांत, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जा करके वो शांत हो जाता है, रुक जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, तो वो कहीं भी नहीं रुकता होगा, ठीक है, वो चलता ही रहता है। तो आप कहोगे कि जी शांत दशमलव कौन से होंगे, तो 0.25 आपने लिख दिया, 0.189 लिख दिया, कुछ भी आप लिखोगे 0.7295, यानी जो जहां पर जा करके वो खत्म हो जाए, रुक जाए, उसको आप क्या कहोगे, शांत दशमलव कहोगे। तो ये हो गए आपके शांत दशमलव। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे? तो आप कहोगे कि जी एक तो वो नंबर जो चलता ही जा रहा है लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, आवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है, यानी वही नंबर बार बार रिपीट ना होते हो, और एक वो जो रिपीट होते हो। तो वो कैसे? तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि जी एक तो होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। एक तो होगा आवृत्त और एक होगा अनावृत्ति। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में? तो आप डिफरेंस की बात करोगे तो रिपीटिंग क्या है, 0.3333 और ये चलता जा रहा है, ठीक है। आपने लिखा 0.189 189 189 और ये भी चलता जा रहा है। तो रिपीटिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपने 0.3333 लिखा और ये आगे चलता जा रहा है। इसको लिख सकते हो आप 0.3 पर बार। इस बार का मतलब क्या है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए हम बार लगा देते हैं, ठीक है। 0.189 189 और यही चलता जा रहा है, तो आप लिख सकते हो 0.189 बार, ठीक है। नॉन रिपीटिंग तो जो रिपीट ना हो, यानी 0.79218625 और ये आगे भी चलता जा रहा है और रिपीट भी ना होता हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, अनावृत्ति हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा हो कि पैटर्न क्या है और क्या चीज़ें हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है आगे, हम इनको रैशनल और इरेशनल में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि जी हमने पढ़ा रियल नंबर के बारे में, इंटीजर और डेसिमल, डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसी स्ट्रक्चर से हम देखेंगे कि हम इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल,
अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है कि जी अशांत दशमलव पर वो जो आवर्त हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे 0.3333 और ये चलता जाएगा यानी 0.3 पर बार, ठीक है। 0.189 तो ये क्या हो जाएगा 0.189 इस पर बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको आगे हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे भी कि चेंज कैसे करते हैं, तो वहाँ पर मैं डिटेल में करवा दूंगा। एक बार चीज़ें समझ लो कि जिस पर बार होता है इस 3 को ऊपर लिखेंगे और जितने पर बार होता है उतना लिखेंगे, उतनी बार नीचे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 को आप सोल्व करोगे तो वो यही आएगा 0.3333 आगे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हम लिखना चाहें तो 189 ऊपर लिखेंगे और बार कितने पर है 3 पर है तो 3 बार नीचे 9 लिख देंगे। अब ये 9 पर कट रहा है ना, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और ये 111 पे, ये किस पर कट रहा है अब 3 पर, तो ये 7 दिए और ये 37 दिए, तो ये आ गया जी 7/37, यानी ये क्या आ रहे हैं, ये आपके P/Q की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी रैशनल फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। आपने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया 1/3, इसको आपने फ्रैक्शन में लिख दिया 7/37, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जी आप कहोगे ये होंगे जी रैशनल नंबर, क्या होंगे रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P and Q are integers and Q is not equal to 0, ठीक है। और अगर आप किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या होंगी, वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है वो सारे के सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पर आने वाले ये वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल हैं वो क्या होंगे, वो आपके रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में किसी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इनके बारे में और देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन से रैशनल में आते हैं और कौन कौन से हम इरेशनल नंबर्स में रख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कि जिनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो होंगे आपके रैशनल नंबर। आज तक सिर्फ रट्टा ही मारा होगा किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं और यहाँ पर कौन कौन से रैशनल होते हैं वो हम आज देखेंगे, ठीक है। चलो अब हमें बात करनी है नॉन टर्मिनेटिंग but non-repeating डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव और वो क्या हो परंतु वो क्या है अनावृत है, यानी कोई भी नंबर लिख सकते हो आप 752896321 और ये आगे भी चलता जा रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जी पाई क्या होगा। पाई इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, कि पाई रैशनल होगा, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है इनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चे। लिख सकते हो, आज तक तो मार्केट में कोई भी ऐसी फ्रैक्शन नहीं आई जो इसको दर्शा सके, ठीक है। तो नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है कि जी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये होंगे जी इरेशनल नंबर।
क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और वो कौन से नंबर होते हैं? तो आपको अगर किसी भी प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का, ये क्या है, ये आपने मान लिया कि जी प्राइम नंबर है, किसी भी अभाज्य संख्या का आपको रूट दिखाई दे जाए तो वो कभी भी आप कंप्लीट नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको पता है रूट 2 क्या होता है? 1.141, यही होता है क्या? 414। और ये आगे भी चलता रहता है, हम इसको इतना मान करके चलते हैं। ठीक है, रूट 3 क्या होता है? 1.732, और ये आगे भी चलता रहता है, ये हम इसकी वैल्यू मान करके चलते हैं। तो जो भी आपको प्राइम नंबर का रूट या फिर ऐसे नंबर का रूट दिया हुआ हो जिसको आप कंप्लीट नहीं निकाल सकते, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर होंगे, यानी वो क्या होंगे? वो इरेशनल नंबर्स होंगे, अप्रिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी अब आपको पता चल गया किसी इंटीजर कोई भी होगा, इंटीजर कौन से होंगे? जो कंप्लीट पूर्णांक है, वो क्या है? 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी उनमें दशमलव वाली संख्याएं होंगी नहीं। तो आप क्या कहोगे कि जी इंटीजर को तो हम क्या कर सकते हैं? लिख ही सकते हैं p/q की फॉर्म में। अगर 2 को लिखना है तो 2/1, तो यहाँ पर q हमेशा क्या हो जाएगा? q = 1 हो जाएगा, यानी इंटीजर को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब तो शांत हो गया। अब शांत हो गया इसका मतलब क्या है? किसी जैसे 0.25, ये क्या है? 1/4 है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो 0.125, ये क्या है? 1/8 है। इसको भी आप क्या कहोगे? ये इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हो 1725 बटे में 10,000। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, और जो जहाँ पर दशमलव के आगे खत्म हो जाए वो क्या हो गए? टर्मिनेटिंग हो गए। और टर्मिनेटिंग हो गए इसका मतलब उतनी जीरो लगा करके नीचे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो खत्म ही ना हो उनको कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि जी इंटीजर तो सारे होंगे रैशनल, इंटीजर टर्मिनेटिंग ये भी क्या होंगे? ये भी रैशनल होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। और ये भी हमने देखा था कि जी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जी ये सारे क्या होंगे? रैशनल होंगे। और बच गया कौन सा? तो बच गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो इरेशनल होंगे, यानी इंटीजर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये सारे क्या होंगे? ये रैशनल होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। और नॉन रिपीटिंग क्या होंगे? ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप ज़रूर रिपीट करके इन चीज़ों को देख लेना। अगर आप कॉपी बना रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। और जो भी जैसे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की भी PDF आपको मिलेगी, क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिलेगी, सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप पढ़ते रहिए बच्चे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई के बारे में। पाई आपसे पूछा जाए पाई, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? आप पाई का मान 31416 और ये आगे चलता रहता है। ठीक है, अब तक 5 लाख दशमलव संख्याओं तक इसको निकाला जा चुका है, वहाँ तक तो ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्या है आपका? आपने अभी पढ़ा था
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आएगा किसी पाई इज इक्वल टू हम लेते हैं 22/7, तो ये तो p/q की फॉर्म में लिखा गया, तो ये इरेशनल कैसे हुआ, ये तो रेशनल होना चाहिए। पाई नहीं होता भाई 22/7, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। जब आप 22/7 को सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका 3.142857 142857, और यही आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्या आएगा 3.142857 3.142857, यानी रिपीट क्या हो रहा है, ये 142857 ये बार बार रिपीट होगा। तो ये कौन सा हो गया, 22/7 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, वो जो अशांत दशमलव है पर आवृत संख्याओं में आता है। इसी वजह से ये 22/7 क्या होगा आपका, 22/7 आपका रैशनल नंबर होता है। ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको तो हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये तो 22/7 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 22/7 आपकी परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब जीरो के बारे में आप सोच रहे होंगे जीरो क्या होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो आप लिख सकते हो 0/2 0/5 0/7, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू तो जीरो ही आनी है ना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये भी आपका क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, हमने रियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डेसिमल और इंटीजर, तो हमने डेसिमल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। इंटीजर्स, पूर्णांक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। विषम और जो ऋणात्मक और जो ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, इन 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना है, और किस तरह से किस तरह से कर सकते हैं, तो इंटीजर को हम 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे। सर कमेंट खोलें, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? सूर्यकांत बच्चे साथ साथ कैसे चल सकती है? सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम होगा, उसके बाद में अर्थमेटिक होगा, उसके बाद में एडवांस होगा बच्चों। मनीषा पाई रैशनल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। चलो ऊपर करना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जी नेगेटिव तो -1 -2 -3 अप टू -∞। और नॉन नेगेटिव की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे तो 0 को अलग रखेंगे। ठीक है, 0 नेगेटिव में नहीं आता, लेकिन हम पूरी तरह से इसको पॉजिटिव में भी नहीं रख सकते। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव नॉन नेगेटिव की, तो हमने 0 को यहाँ पर रख दिया। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हैं आपके, ये नॉन नेगेटिव हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, 0 से इनफाइनाइट तक यही होते हैं जी वॉल नंबर। पूर्ण संख्या, ये क्या है आपकी पूर्ण संख्या, वॉल नंबर्स है, ठीक है। अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इन नॉन नेगेटिव नंबर्स में इनको हमने डिवाइड कर लिया, और यहाँ से हमें पता चला कि ये होते हैं जी वॉल नंबर्स पूर्ण। लेकिन अब और किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि जी इनको हम लिख सकते हैं नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ये नॉर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव आपको पता ही है -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, और ये है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, ये जो पॉजिटिव नंबर हमने लिखे हैं 1 से इनफाइनाइट तक, यही क्या है आपके नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये वाली पॉजिटिव होंगी, ये नेचुरल नंबर्स होंगी, और ये वाली आपकी जो 0 से इनफाइनाइट तक होंगी ये वॉल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। चलो अब फर्दर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन और ऑड। बच्चे आपको पता ही है कि ये मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, और वो सभी नंबर्स जो पूर्ण हैं, यानी पूर्णांक का मतलब क्या है, जिसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती, तो उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहोगे नेगेटिव नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव में आगे, नॉन नेगेटिव में आगे। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये पूछे, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, दूसरा तरीका ये था। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि जी इवन और ओड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, विच आर डिविजिबल, कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सॉरी बच्चों, जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्ण विभाजित ना हो, यानी ये किस फॉर्म में होगी, ये 2k की फॉर्म में होगी। k कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2, यानी आप क्या कहोगे कि ये हो सकता है जी -1 2 4 1 नहीं होगा भाई, -2, इसमें 0 आप किस में रखोगे, 0 रखोगे इवन में, क्यों यही बात बताने वाली थी। बाकी आपको पता ही है कि जी -2 -4 -6 -8, इधर 2 4 6 8 वो क्या होंगे, इवन होंगे। तो 0 इवन में आप रखोगे, क्यों, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी पूर्ण भाग होता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन में रहेगा। और ओड क्या होंगे, तो 2k + 1 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। 2k + 1 की फॉर्म में 1 3 5 7 9, ठीक है, -1 -3 -5 -7 -9, ठीक है, आप लिख लोगे, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब इवन ओड के हिसाब से हम इसको, अब आप कहोगे कि जी 0 को कहाँ पर रखा आपने, इवन में रखा, तो इवन में क्यों रखा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि जी 0 इवन में क्यों होता है। अगर आप करते हो ओड + - इवन,
तो नंबर क्या आएगा, नंबर ओड आएगा। ठीक है, ओड प्लस माइनस ओड करोगे तो नंबर आएगा इवन, और इवन प्लस माइनस इवन करोगे तो नंबर क्या आएगा, इवन। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो की बात करें तो जीरो किसकी प्रॉपर्टी दर्शाता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर आप जीरो को ओड मान करके चलते हो तो हमने कहा कि जी ओड नंबर में से ओड नंबर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो इवन आएगा। बाकी आप देखोगे 7, ओड में से ओड घटा देता हूँ 3 तो कितना आ रहा है, 4, इवन आ रहा है ना। 7 प्लस 3 करता हूँ तो 10 आ रहा है, यानी इवन आ रहा है। अगर आप ओड मानते हो जीरो को तो आपने कहा जी 7 प्लस 0 किया तो 7 आ गया, ये तो इवन नहीं आ रहा, यानी ओड की प्रॉपर्टी तो शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि जी ओड अगर 7 माना है, इवन आपने 2 माना है तो 9 आया, ओड नंबर आया। ठीक है, ओड 7 माना है, इवन 2 माना है, 5 आया, ओड नंबर आया। तो जोड़ो घटाओ ओड आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर देखें कि जी अगर हम इवन नंबर 0 को इवन मान लेते हैं तो 7 प्लस 0 7 ओड आएगा। ठीक है, 7 माइनस 0 ये भी 7, ये भी ओड आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इवन की प्रॉपर्टी दर्शा रहा है कौन, जीरो। यहाँ पर इवन प्लस इवन करोगे, 2 प्लस 2 करोगे 4 हो जाएगा, वो इवन ही आएगा। ठीक है, 2 प्लस 4 करोगे 6 हो जाएगा, वो भी इवन आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमें, ये बहुत काम आने वाली है आगे। ऑड प्लस माइनस इवन करते हो ऑड नंबर आता है, ऑड प्लस माइनस ऑड करते हो इवन नंबर आता है, इवन प्लस माइनस इवन करते हो तो भी इवन नंबर आता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं कि जी मल्टीप्लाई में क्या होगा। अगर ऑड की मल्टीप्लाई ऑड नंबर के साथ करते हो तो ऑड नंबर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी 2 के आने की संभावना नहीं है, और जहाँ पर 2 नहीं आता वहाँ पर नंबर इवन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इवन की मल्टीप्लाई ऑड के साथ करते हो तो इवन आएगा, और इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करोगे तो भी इवन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं आगे। हमने पढ़ा था यहाँ पर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था कि जी 1 से इन्फिनिटी तक होता है, तो आप कहोगे कि जी हमने डिवाइड कर लिया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। चलो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, तो आप कहोगे विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कैसे और कौन कौन से, तो आप अगर कहते हो कि जी 11 एक प्राइम नंबर है तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 11। ठीक है, आप कहते हो 31 तो क्या हो जाएगा, 1 और 31 हो जाएगा। यानी एक तो फैक्टर हो उसका, एक गुणनखंड तो हो उसका 1, जो क्या है यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब क्या है कि ये हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखना, ये भी लिख सकते हो आप कि विच हैव 2 पॉजिटिव फैक्टर्स।
एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपका इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद, यानी जिसका एक फैक्टर तो हो 1 और एक फैक्टर हो वो नंबर खुद, तो वो क्या होगा, वो अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर, तो नेचुरल नंबर में जितने भी बाकी नंबर बच जाते हैं वो क्या होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर अगर आपको लिखने हैं तो आप कहोगे एक से अगर शुरुआत करते हैं तो एक की बात करें तो एक का फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, दूसरा तो है ही नहीं, यानी ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करें तो इसका फैक्टर 1 और 2, यानी 2 फैक्टर हैं एग्जैक्टली, तो ये क्या है, ये प्राइम है। और 3, तो 3 का फैक्टर है 1 और 3, तो ये भी प्राइम है। इसके बाद में 5 आता है, इसके बाद में 7 आता है, इसके बाद में 11, 13, इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी 2 क्या है, 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, तो 2 एकमात्र एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी आगे इवन नंबर नहीं आएगा जो प्राइम नंबर होगा। तो सबसे छोटी प्राइम अभाज्य संख्या है जो सम भी है, ठीक है, इवन भी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक के बारे में आपको याद रखना है कि एक प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट हम देखेंगे कि है कि नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब आता है 3, 5 और 7। अगर 3, 5 और 7 की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा जोड़ा है यहाँ पर जो लगातार 3 क्रमागत जो लगातार आते हैं 3, इसके बाद में कोई भी प्राइम नंबर 2 के डिफरेंस पर लगातार 3 इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्या है, ओनली कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर, ये क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ये तीनों, ठीक है। इकट्ठी क्या है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं, और यही 3 आती हैं पूरे प्राइम नंबर्स में, जो तीनों क्रमागत आती हैं, ठीक है। चलो, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जी 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, इस साइड में लिख देता हूँ। 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे कि जी 15, आप गिन के देख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला, कोई तरीका नहीं है बच्चे। तो 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से 100 के बीच में 10 है। तो अब आपसे ये पूछ ले कि जी 1 से 100 के बीच कितने हैं, तो आप कहोगे कि जी 15, ये 10, ये टोटल कितने हो गए, 25। तो कितनी है अभाज्य संख्याएं टोटल 1 से 100 के बीच में 25 हैं, 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से 100 के बीच में 10 है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्राइम हमने पढ़ लिया, प्राइम में ये चीज़ें आपको याद रखने वाली थी। अब हम इसी का एक पार्ट और देखते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। अब ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, आप लोगे 7 और 9, तो इन दोनों नंबर का HCF क्या है, यानी इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए एक के अलावा, ठीक है। 7 और 9 आपने लिया, तो ये क्या है, HCF इनका क्या आएगा, HCF आएगा 1, तो ये क्या हो जाएंगी, ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। आपने ले लिया 31 और 45, ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। आपने ले लिया 16 और 15, इन दोनों में भी एक ही कॉमन है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके बीच का, वो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे आप लेते हो 3 और 5, 11 और 13, 17 और 19, ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया, हमारा रहता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्याएं हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, वो हो जाएगा फैक्टर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।